हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम पिछली कुछ वीडियोस से वंशों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। उसी तरह आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश वाकाटक वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर वाकाटक वंश क्या था और उस पे किन किन राजाओं ने शासन किया। वाकाटक वंश पढ़ने से पहले हम इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। वाकाटक वंश का शासन 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक माना जाता है और कहा जाता है कि दक्षिण में यह वंश एक बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानित वंश था तथा सातवाहन वंश के पतन के बाद दक्षिण में कई छोटे छोटे राज्य जो हैं वो स्थापित होने लगे थे और उन्हीं छोटी बड़ी शक्तियों में से वाकाटक वंश भी एक वंश था। उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों का शासन स्थान वाकाटकों ने लिया। वास्तव में सातवाहनों के पतन एवं 6ठी शताब्दी के मध्य तक चालुक्य वंश के उदय तथा दक्कन में वाकाटक ही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थे, जिन्होंने दक्षिण एवं कभी कभी मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी अपनी सत्ता स्थापित रखी। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक के राजा शैव धर्म के अनुयायी थे और माना जाता है कि वाकाटक वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी। वाकाटक राजवंश का शासन बहुत शक्तिशाली रहा, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक अहम जानकारी प्रदान करता है। 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश लगभग 300 से 510 ईस्वी तक सर्वाधिक सम्मानित एवं सुसंस्कृत था। वाकाटक वंश मगध के चक्रवर्ती गुप्त वंश का समकालीन वंश था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब हम पढ़ेंगे कि हमें ऐतिहासिक स्रोतों से कैसे वाकाटक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जिनसे हमें इतिहास में शासन करने वाले वंशों, शासकों, घटनाओं आदि के बारे में पता चलता है। वाकाटक वंश के इतिहास निर्माण में साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोतों में सहायता मिलती है। साहित्यिक स्रोत पुराणों में अन्य वंश के साथ वाकाटक वंश का उल्लेख मिलता है, अर्थात साहित्यिक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जिसमें साहित्य, पुराण तथा लेखकों द्वारा लिखी गई रचनाएं आदि सम्मिलित होती हैं, जैसे कालिदास की मालविकाग्निमित्रम तथा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस आदि। ये सब साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो कि स्रोत किसी पत्थर, किसी शिलालेख आदि पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं तथा प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख, प्रवरसेन द्वितीय का रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख एवं चमक प्रशस्ति तथा हरिसेन का अजंता गुहाभिलेख। अजंता गुहाभिलेख से वाकाटक वंश के शासकों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है और हमें यह भी पता चलता है कि इस वंश के संस्थापक विष्णु गोत्र के ब्राह्मण थे। वाकाटक वंश के शासक। अब हम पढ़ेंगे कि वाकाटक वंश पे कितने शासकों ने शासन किया और उनका साम्राज्य विस्तार तथा शासन उपलब्धियों के बारे में। विंध्य शक्ति, जिनका की शासन काल 255 से 275 ईस्वी तक माना जाता है और ये वाकाटक के संस्थापक थे तथा ये बहुत ही
प्रबल और कुशल शासक माने जाते हैं। विंध्य शक्ति को शिलालेख में वाकाटक वंश केतु कहा गया है। यह विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था तथा अजंता लेख के अनुसार उसने महान युद्धों को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। उसके क्रोध को देवता भी नहीं रोक सकते थे। कहा जाता है कि विंध्य शक्ति इतने शक्तिशाली शासक थे कि उनका सामना करने की हिम्मत किसी और शासक में नहीं थी और देवताओं में उन्हें यहाँ इंद्र के समान माना जाता है। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हमने ऋग्वेद को पढ़ा था तो ऋग्वेद में भी जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र माने जाते थे और उन्हें अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता था। विंध्य शक्ति ने अपने पैतृक राज्य को विंध्य पर्वत के उत्तर में पूर्वी मालवा तक विस्तृत किया था। अर्थात विंध्य शक्ति ने जब तीसरी शताब्दी में अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया पूर्वी मालवा में, तो उस समय शक महाक्षत्रपों का पतन हो रहा था। शक एक बहुत ही शक्तिशाली प्रजाति थी जो कि उस समय नष्ट हो रही थी तथा विदिशा में नागवंश का उदय हो रहा था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विंध्य शक्ति प्रारंभ में भारशिव नागों का सामंत था तथा विंध्य शक्ति ने कोई राजकीय उपाधि धारण नहीं की, जिससे लगता है कि उसका विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था। अर्थात जो विंध्य शक्ति थे उन्होंने कोई भी राजकीय उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन कहा जाता है कि उनका विंध्य शक्ति नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो विंध्य के रहने वाले थे। विंध्य शक्ति बरार स्थित पुरिका उनकी प्रारंभिक राजधानी थी। प्रवरसेन वाकाटक वंश के दूसरे शासक थे जिनका की शासनकाल 275 से 335 ईस्वी तक माना जाता है और यह विंध्य शक्ति के पुत्र तथा वाकाटक वंश के दूसरे उत्तराधिकारी हुए थे। प्रवरसेन के समय के कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिससे उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का पता चलता है। वही एक ऐसा वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसने चारों दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त करके 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया और वाजस ने यज्ञ करके सम्राट का गौरवमय पद प्राप्त किया। प्रवरसेन ने प्रत्येक यज्ञ एक सैनिक अभियान की समाप्ति पर किया था। प्रथम अभियान में उसने मध्य प्रांत के पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भाग को विजित किया। दूसरे सैनिक अभियान में उसने दक्षिणी बरार तथा उत्तरी पश्चिमी आंध्र प्रदेश को जीता था। शेष अभियानों में प्रवरसेन ने गुजरात और काठियावाड़ के महाक्षत्रपों को पराजित किया। यह उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार प्रवरसेन के काल में वाकाटक राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैल गया था। अब है वाकाटक साम्राज्य का विभाजन। प्रवरसेन के बाद वाकाटक साम्राज्य का विभाजन हो गया था और माना जाता है कि इसी विभाजन के बाद वाकाटकों की शक्ति दुर्बल होने लगी थी तथा साम्राज्य का विभाजन 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया था। पहली शाखा है जिसे कि प्रधान शाखा माना जाता है और दूसरी शाखा बसीम शाखा थी जिसकी राजधानी वत्सगुल्म थी। प्रधान शाखा पर सबसे पहले गौतमीपुत्र शासक थे और प्रवरसेन के 4 पुत्र थे जिसमें सबसे पहले पुत्र गौतमीपुत्र थे, लेकिन प्रवरसेन के 4 पुत्रों में सिर्फ और सिर्फ 2 पुत्रों का ही शासनकाल माना जाता है जो कि थे गौतमीपुत्र तथा सर्वसेन। गौतमीपुत्र की मृत्यु प्रवरसेन के समय में ही हो गई थी
तथा उनके पुत्र रुद्रसेन ने प्रधान शाखा पर सबसे पहले शासन किया और प्रधान शाखा का शासनकाल 335 से 480 ईस्वी तक माना जाता है और सर्वसेन रुद्रसेन के चाचा थे, जो कि रुद्रसेन के प्रबल विरोधी प्रथम ने शासन किया और इनका शासनकाल 335 से 360 ईस्वी तक माना जाता है। वाकाटकों की प्रधान शाखा का पहला शासक रुद्रसेन प्रथम हुआ। प्रवरसेन के पुत्र गौतमी पुत्र का विवाह पद्यावती ग्वालियर के भारसिवनाग शासक भवनाग की इकलौती कन्या से हुआ था तथा इनका एक पुत्र रुद्रसेन प्रथम था और रुद्रसेन ने अपने शासनकाल में बहुत ही आंतरिक तथा बाहरी विपत्तियों का सामना किया था और इनके चाचा सर्वसेन इनके प्रबल विरोधी भी थे। चंपक ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसके नाना भारसिव महाराज भवनाग ने उसकी पर्याप्त सहायता की थी और भवनाग की मृत्यु के बाद रुद्रसेन अपने नाना भारसिव के विशाल साम्राज्य का भी उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। अर्थात रुद्रसेन के जो नाना भवनाग थे उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ था और उनकी मृत्यु के बाद उनका भी जो साम्राज्य था वह रुद्रसेन के हाथ में आ गया था। इस प्रकार रुद्रसेन का साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा हो गया था। इस समय वाकाटक साम्राज्य में वर्तमान मध्य प्रदेश, दक्षिणापथ, गुजरात और काठियावाड़ के प्रदेश सम्मिलित थे। रुद्रसेन के शासनकाल के अंतिम वर्षों में गुजरात और काठियावाड़ में पुनः शक महाक्षत्रपों का शासन स्थापित हो गया था। कुछ इतिहासकार रुद्रसेन की पहचान प्रयाग प्रशस्ति के रुद्रसेव देव से करते हैं, जिसे कि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के युद्ध में पराजित कर दिया गया था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक शासक माने जाते हैं। रुद्रसेन शिव का भक्त था और वाकाटक लेखों में उसे महाभैरव का उपासक बताया गया है। पृथ्वीसेन प्रथम, पृथ्वी जिनका की शासनकाल 360 से 385 ईस्वी तक माना जाता है और यह रुद्रसेन के पुत्र तथा वाकाटक के उत्तराधिकारी हुए। वाकाटक लेखों में पृथ्वीसेन प्रथम को पवित्र तथा धर्म विजयी कहा गया है। पृथ्वीसेन के समय में बासीम शाखा में विंध्यसेन शासन कर रहा था, जिसकी की सहायता से पृथ्वीसेन ने कुंतल राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। कुंतल प्रदेश पर इस समय कदम्बों का शासन था और वहां का दक्षिणी महाराष्ट्र के ऊपर वाकाटकों का अधिकार हो गया तथा बघेलखंड क्षेत्र के नचना और गंज से व्याघ्रदेव नामक एक शासक के 2 अभिलेख मिले हैं, जो स्वयं को महाराज पृथ्वीसेन का सामंत कहता है। इस प्रकार वाकाटकों का प्रभाव बघेलखंड तक फैल गया, जिससे वाकाटकों की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। पृथ्वीसेन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समकालीन था और गुप्त सम्राट गुजरात काठियावाड़ से शक महाक्षत्रपों के शासन का अंत करना चाहते थे। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब हमने वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने की पूर्वी मालवा में अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया था। उस समय वहां से शक महाक्षत्रपों, जो कि एक शक्तिशाली जाति थी, का अंत हो रहा था। लेकिन पृथ्वीसेन के समय तक आते आते शक महाक्षत्रपों ने फिर से अपना शासन कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया, जिससे दोनों राज्यों में मित्रता का संबंध स्थापित हो गया था। पूना ताम्रपत्र लेख के अनुसार यह विवाह संभवतः 380 ईस्वी में हुआ था।
माना जाता है कि इस विवाह के बाद वाकाटकों के सम्मान और गौरव में और ज्यादा वृद्धि हो गई थी, लेकिन इस विवाह के 5 वर्ष बाद ही पृथ्वीसेन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय, जो कि पृथ्वीसेन के पुत्र थे, का शासन स्थापित हो गया था और इनका शासनकाल 385 से 390 ईस्वी तक माना जाता है। रुद्रसेन द्वितीय शैव धर्म का अनुयायी था। अपने अल्पकालीन शासन के बाद 390 ईस्वी में रुद्रसेन की मृत्यु हो गई और उनके दोनों पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन क्रमशः 5 वर्ष तथा 2 वर्ष के अल्पवयस्क थे। इसलिए शासन सूत्र का संचालन उनकी पत्नी प्रभावती का संरक्षण काल। प्रभावती एक ऐसी महिला थी जिन्हें की शासन काल का कोई भी अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत योग्यता और पूर्व पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से शासन का संचालन करना शुरू कर दिया था। प्रभावती गुप्ता ने गुजरात काठियावाड़ के शकों के विरुद्ध अपने पिता की हर संभव सहायता की, जिससे पश्चिमी भारत से शकों का उन्मूलन संभव हो सका। यही कारण है कि प्रभावती गुप्ता ने अपने अभिलेखों में अपने पति के गोत्र और वंशावली का उल्लेख न करके अपने पिता के गोत्र और वंशावली का उल्लेख किया है। छोटा पुत्र दामोदर सेन 410 ईस्वी में प्रवर सेन की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। अर्थात अभी हमने पढ़ा कि प्रभावती के 2 पुत्र थे, जो दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन की मृत्यु प्रभावती के समय में ही हो गई थी, इसलिए उनका छोटा पुत्र गद्दी पर बैठा था और प्रभावती अपने पुत्र के शासन काल में 25 वर्ष तक जीवित रही थी तथा यह एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला मानी जाती है। प्रभावती गुप्ता ने अपनी राजधानी नंदीवर्धन के समीप रामगिरी पर स्थापित रामचंद्र की पादुकाओं की भक्त थी। पूना तथा रिद्धपुर से उसके दान पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें उसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। प्रवर सेन द्वितीय, जिनका कि शासनकाल 410 से 440 ईस्वी तक माना जाता है, तथा प्रवर सेन द्वितीय दामोदर सेन के बेटे थे और वाकाटक वंश के उत्तराधिकारी थे और प्रवर सेन द्वितीय बहुत ही उदार शासक माने जाते थे। वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय की रुचि साहित्य में भी थी। उसने सेतुबंध रावण वहव नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें राम की लंका विजय का विवरण सुरक्षित है। प्रवर सेन द्वितीय ने नंदीवर्धन के स्थान पर प्रवरपुर नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। प्रवर सेन के पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह कदम्ब वंश की राजकुमारी अजित भट्टारिका से हुआ था, जो कदम्ब नरेश काकुट स्थवर्मन की पुत्री थी और जिसकी एक कन्या गुप्त कुल में भी व्याही नरेंद्र सेन, जो कि प्रवर सेन द्वितीय के पुत्र थे और वाकाटक वंश के उत्तराधिकारी। इनके शासन का समय 440 से 460 ईस्वी तक माना जाता है तथा इनके समय में बस्तर के नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने वाकाटक राज्य पर आक्रमण कर नंदीवर्धन पर अधिकार कर लिया था, लेकिन माना जाता है कि भवदत्त वर्मन की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था तथा भवदत्त तथा बस्तर पर आक्रमण करके नंदीवर्धन पर अधिकार करने के साथ साथ इन्होंने भवदत्त वर्मन के उत्तराधिकारियों को भी मार डाला था। वाकाटक लेखों में नरेंद्र सेन को कोसल, मेकल तथा मालवा का शासक कहा गया है। इन प्रदेशों पर पहले गुप्तों का शासन था।
पृथ्वीसेन द्वितीय, जिनके शासन का समय 460 से 480 तक माना जाता है। पृथ्वीसेन द्वितीय के बालाघाट लेख से पता चलता है कि उसने नल तथा त्रैकूट वंशी राजाओं से वाकाटक राज्य की रक्षा की थी। संभवतः पृथ्वीसेन ने परमपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। यह वाकाटकों की इस मुख्य शाखा का अंतिम नरेश था। इसके बाद उसका राज्य बासीम शाखा के हरिसेन के हाथ में चला गया था। बासीम शाखा, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, प्रधान शाखा तथा बासीम शाखा। प्रधान शाखा के शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरी शाखा बासीम शाखा के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी की राजधानी वत्सगुल्म मानी जाती है और इसके सबसे पहले राजा सर्वसेन थे, जो कि गौतमी पुत्र के भाई थे और रुद्रसेन के चाचा कहे जाते हैं। और इनका शासनकाल 330 से 350 ईस्वी तक माना जाता है। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बसीम में स्थित था। सर्वसेन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और संभवतः प्राकृत ग्रंथ हरि विजय एवं गाथा सप्तशती के कुछ अंशों की रचना के उत्तराधिकारी हुए और इनका शासनकाल 350 से 400 ईस्वी तक माना जाता है। विंध्यसेन द्वितीय ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की। उसका एक दान पत्र बासीम से प्राप्त हुआ था, जिससे पता चलता है कि उसने नांदीकट, जो कि नादर और हैदराबाद में स्थित है, के क्षेत्र में एक गांव दान में दिया था। प्रवरसेन द्वितीय, जो कि विंध्यसेन द्वितीय के पुत्र और वाकाटक वंश के उत्तराधिकारी थे और इनका शासन समय 400 से 400 का। यह 20 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन पर बैठ गए थे। विंध्यशक्ति द्वितीय का पुत्र प्रवरसेन द्वितीय था। प्रवरसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अवयस्क था, जिसका नाम अज्ञात है। अल्तेकर के अनुसार उसके समय में मुख्य शाखा के प्रवरसेन ने संरक्षक का कार्य किया और भतीजे के वयस्क होने पर राज्य सौंप दिया। इस अज्ञात शासक का पुत्र देवसेन हुआ। देवसेन ने 455 ईस्वी से 475 ईस्वी तक शासन किया। अजंता लेख में उसके मंत्री हस्तिभोज का उल्लेख मिलता है। देवसेन के बाद हरिसेन राजा हुए थे। हरिसेन, जिनका की शासनकाल 475 से 510 ईस्वी तक माना जाता है और हरिसेन इस वंश के अंतिम शासक थे। अजंता गुहा लेख से पता चलता है कि उसके समय में कुंतल, अवंती, कलिंग, कौशल, त्रिकूट, लाट, आंध्र आदि क्षेत्रों पर उसका प्रभाव था। इससे लगता है कि उसके राज्य की सीमाएं उत्तर में मालवा से दक्षिण में कुंतल तक एवं पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैली। हरिसेन वाकाटक वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के बाद 510 ईस्वी में वाकाटक वंश का इतिहास अंधकार में है। हरिसेन के उत्तराधिकारियों के काल में कदम्बों, कलचुरियों एवं बस्तर के नल शासकों ने वाकाटक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और चालुक्य नरेशों ने इन सब शक्तियों को पराजित कर दक्षिण में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वाकाटकों की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब हम पढ़ेंगे कि वाकाटकों के शासकों ने अपने शासनकाल में कैसे सांस्कृतिक उपलब्धियों को बढ़ावा दिया था तथा वाकाटकों के शासनकाल के समय साहित्य, कला और संस्कृति में बहुत वृद्धि भी हुई थी। सातवाहन शासकों के आदर्श पर वाकाटकों ने भी प्राकृत भाषाओं को प्रश्रय प्रदान किया। प्रवरसेन द्वितीय स्वयंमेव कलाकार
और काव्यानुरागी थे, उसने महाराष्ट्रीय लिपि में सेतुबंध, रावण वहव महाकाव्य की रचना की, जो उसकी काव्य दक्षता और लोक भाषानुराग का परिचायक है। गद्यकार दंडी ने इस महाकाव्य को सागर सूक्ति रत्ना नाम कहकर प्रशंसा की है। सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास ने कुछ समय तक वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था तथा सेतुबंध में संशोधन भी किया था और विदर्भी शैली में अपने ग्रंथ मेघदूत की रचना की थी। अर्थात वाकाटकों के समय में ही संस्कृत की विदर्भी शैली का भी उदय माना जाता है। वाकाटक वंश के शासक वैदिक आचारों के अनुयायी वाकाटक राजाओं ने अनेक अश्वमेध व वाजपेय यज्ञों का संपादन किया था। इसकी उपाधियां परम माहेश्वर और परम भागवत थी। अर्थात जो वाकाटक वंश के शासक थे वो विष्णु और शैव धर्म के उपासक भी थे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भूमि दान में ही दी थी। वाकाटकों के काल में सातवाहनों के परंपरागत कला विकास का तारतम्य पूर्ववत रहा। उनके संरक्षण में वास्तु मूर्ति और चित्रकला इन तीनों कलाओं की प्रगति हुई। भवन निर्माण कला एवं मूर्ति कला की दृष्टि से विदर्भ का तिगवा, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, एवं नचना, जो कि पन्ना मध्य प्रदेश का मंदिर है, महत्वपूर्ण है और जिसका निर्माण पृथ्वीसेन के सामंत व्याघ्रदेव ने करवाया था। चित्रकला के विश्वविख्यात कला केंद्र अजंता की गुफा संख्या 16-17 के गुहा विहार एवं गुफा संख्या 19 के गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के समय में हुआ था। गुफा संख्या 16 का निर्माण हरिसेन के योग्य मंत्री वराहदेव ने करवाया था। इस प्रकार अपने 300 वर्षों के शासन काल में वाकाटकों ने राजसी वैभव की अपेक्षा आचारनिष्ठ सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में विशेष योगदान दिया। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि आज हमने इस वीडियो में वाकाटक वंश के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने अपनी वीडियो में कोई चीज नहीं पढ़ाई है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।